हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। सो हमने लास्ट लेक्चर में फ्रिक्शन कंप्लीट कर लिया था और अब हम हैं सर्कुलर मोशन पे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट बातें हो जाए। देखो, बहुत बच्चों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा कि सर आप क्लास 12th कब करवाओगे और 11th और 12th का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाओगे भी कि नहीं करवाओगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो नीट का डेट अनाउंस हुआ है हमें, वो है 26 जुलाई को। ठीक है, मतलब अभी से मैं रफली बात करूं तो 80 डेज है हमारे पास। ठीक है, इस 80 डेज में शुरू के 60 दिनों में ही मैं क्लास 11th प्लस 12th सारा कवर कर दूंगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने ये भी पूछा सर आप क्लास 12th कब करवाओगे। तो देखो, कोई भी चीज़ सीक्वेंस में जब चलती है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं क्लास 11th को पहले ले रहा हूँ, धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज सब कुछ करवाऊंगा और आप सब कुछ देखो, क्योंकि उससे आपका रिवीजन तो होगा ही, क्योंकि आपको तो सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिर धीरे धीरे जब 11th सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्लास 12th पे आएंगे। अब देखो, ये 80 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो और सिर्फ पढ़ाई में ही यूटिलाइज करो। यूट्यूब पे फालतू वीडियोस मत देखो, कोई भी फालतू काम मत करो। ठीक है, अच्छे से खाओ पियो, अपना ध्यान रखो और बाकी का जो भी टाइम है सिर्फ पढ़ाई पे दो, क्योंकि अगर आपका नीट गोल है तो आपको लगना पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपने अगर सारे लेक्चर्स मेरे देख लिए, ठीक है, सिर्फ वन शॉट, ठीक है ना, तो 100+ मार्क्स आराम से आएंगे आपके सिर्फ मेरे लेक्चर्स देखने से। ठीक है ना, और पहले का आपका अगर बहुत कुछ पढ़ा हुआ है ना और बहुत कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट है आपका बना हुआ, तो आप मेरे लेक्चर्स देख लोगे तो रिवाइज भी अच्छे से हो जाएगा और मतलब बेस्ट स्कोर कर पाओगे आप। ठीक है, तो क्योंकि मुझे ये क्रैश कोर्स मिला है करने के लिए, ठीक है, तो इस क्रैश कोर्स में मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करनी है। लेकिन ध्यान रखना कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है मैं सब कुछ कवर करता हूँ और बेसिक से लेके चलता हूँ, ताकि डायरेक्ट कोई भी बंदा बंदी कोई भी हो मेरी ये डायरेक्ट वीडियोस भी देखे तो उसको सब कुछ समझ में आए। ठीक है, तो चलो हम लोग सर्कुलर मोशन शुरू करते हैं। अब देखो, इससे भी एक क्वेश्चन नीट में आता ही आता है और ये टॉपिक इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मतलब ये चैप्टर इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि बच्चे पढ़ लेते हैं पूरा क्लास 11 12th, तब भी सर्कुलर मोशन का कुछ ना कुछ उनको डाउट रहता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स में वो मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगा। ठीक है ना, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। देखो, सर्किल पहले किसको बोलते हैं? सर्किल देखो, हमारा एक ऐसा एक फिगर होता है जिसका कि यहाँ पे एक सेंटर होता है। ठीक, ये जो लेंथ है वो आर होता है, ये जो लेंथ है वो आर होता है, ये जो लेंथ है वो आर होता है, ये जो लेंथ है वो आर होता है। ठीक है, मतलब कि इस पॉइंट का डिस्टेंस देखो, इस पॉइंट का डिस्टेंस देखो, इस पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट से ये सेंटर फिक्स्ड होता है। ठीक है ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऐसा पाथ सर्कुलर पाथ कहलाता है। ठीक है, चलो सर्कुलर पाथ समझ गए बहुत सिंपल लैंग्वेज में। अगर इसी पाथ को, ठीक है, कोई पार्टिकल फॉलो करे, मतलब इस पाथ में ये पार्टिकल ए है, यहाँ से चला, देखो ऐसे चला, ठीक, ये पार्टिकल ए है, ठीक है, वो ऐसे चला और इस पाथ को फॉलो किया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है ना, चलो अब ये हुआ सर्कुलर मोशन। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स क्या है। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कम समय में आपको मैं ज़्यादा आउटपुट दूंगा। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम किल भी मत हो और मैक्सिमम आपका आउटपुट मिले। जितने भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में सब कुछ मैं कवर करूँगा। ठीक है, ध्यान से देखना लेक्चर और विश्वास के साथ देखना कि हाँ मैं सीख जाऊँगा जो भी पढ़ाऊँगा। चलो, पहली चीज़, अगर मान लो ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है और इसका सेंटर है ये, ठीक, ये सर्किल है। अगर रेडियस इसका आर है मान लो, और ये आर है, ये भी आर ही होगा, रेडियस रेडियस सर्कल है। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से चल के, मान लो पार्टिकल ए है, यहाँ तक पहुँच गया, ये पॉइंट ओ है
और ये पॉइंट बी है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट अगर वो एस है तो एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये थीटा जो है वो रेडियंस में होता है। अब रेडियंस क्या है सर, ठीक है, ये तो नई चीज़ है, मैं पहले जानता नहीं था। देखो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ये एस है, ये आर है, ये थीटा है। अगर ये एस, इसका लेंथ फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आर इंटू थीटा कर दोगे, ठीक है, और थीटा रेडियंस में रखना। देखो अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है आपके पास, ठीक है ना, तो ये डिग्रीज में होता है। अगर डिग्री में वैल्यू हो तो यहाँ पे मत रखना, रेडियंस में रखना। अब रेडियंस क्या है, कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो। 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, पाई रेडियंस होते हैं, ठीक है। पाई के फॉर्म में लिखना रेडियंस कहलाता है, ठीक है। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, यूनिटरी मेथड बताओ, पाई बाई 180, ठीक है। चलो तो थीटा डिग्रीज में कितने रेडियंस होंगे, पाई बाई 180 इंटू थीटा। तो अगर थीटा डिग्री में दिया हो तो इस फॉर्मूले से आप चेंज कर लेना उसको, किसमें, रेडियंस में, और फिर यहाँ वैल्यू रखना, तो इस एस की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और याद रखना कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, तो आप एस निकाल लोगे, ठीक है ना। चलो तो हमको एस मिल गया कि एस हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो अब ये जो फिगर था ना, सेम फिगर, ये आपका देखो ऐसा था कुछ, और ये एस था, और ये थीटा, ठीक। ये जो थीटा है, इस थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्यों, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है उस पार्टिकल का, ये कंफर्म है, ठीक है। और किस फॉर्म में आप मेजर कर रहे हो, एंगल के फॉर्म में मेजर कर रहे हो, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आप समझ गए। चलो अब देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। मतलब कि इसका चेंज होना जरूरी है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है, एंगुलर वेलोसिटी आता है, ठीक। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये होता है डी थीटा बाई डी टी। क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी होता है। चलो ये एंगुलर वेलोसिटी हुआ। याद रखना कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज तक कभी नीट में पूछा नहीं, ठीक है ना, लेकिन पूछ सकता है। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अगर यही लार्ज हो जाए तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। याद रखना, ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि बताओ एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, ठीक है, वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप क्या बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी पे इस फॉर्मूले पे कैसा क्वेश्चन आएगा, तो देखो इस फॉर्मूले पे एक ही क्वेश्चन बन सकता है। आपसे क्या बोलेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि क्या, थीटा वैरी कर रहा है टाइम के साथ, t³ प्लस 2t माइनस 3, ठीक है, ऐसे। तो आपको बताना है कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी मतलब इसको आप t के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जरा बताना। तो यहाँ पे आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2, और ये कितना आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आप माइनस कर लो, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मैंने रैंडमली लिया था इसलिए ये करना पड़ गया हमको। तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ भी माइनस हो गया, चलो ठीक है। अच्छा ये क्या आया, ओमेगा आया, ठीक है ना।
ये क्या है, ओमेगा आया, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी क्या देता था, ओमेगा देता था। तो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड फाइंड करना है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू 3 इंटू टी स्क्वायर, 2 सेकेंड में फाइंड करना है, -2, तो कितना हुआ 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 10, कितना हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। तो ये 10 रेडियन पर सेकेंड। सर अब ये रेडियन पर सेकेंड कहाँ से आ गया, तो भाई देखो ये डी थीटा का यूनिट क्या होता था, रेडियंस होता था, ठीक है ना। मैंने बोला था थीटा को रेडियंस में रखना, ये टी टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो भी आपका यूनिट होता है ना, वो होता है रेडियंस पर सेकेंड। रेडियंस को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, RAD लिखते हैं, ठीक है। समझ में आया, चलो। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी पे, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखो नीट में ऐसे ही बस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी आगे और मजा आने वाला है सर्कुलर मोशन में। चलो धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं लीनियर वेलोसिटी। क्या पढ़ते हैं, लीनियर वेलोसिटी। ये क्या होता है, देखो हमारा मान लो एक सर्कुलर पाथ है, उसका एक सेंटर होगा, उसका एक रेडियस होगा, ठीक है। अच्छा अगर हम कोई मान लो पार्टिकल यहाँ पे है और ऐसे मूव कर रहा है, तो इसके पास एक वेलोसिटी होती है इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी। देखो इसके पास डायरेक्शन भी है, ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे आप डायरेक्शन, यहाँ पे इस वेलोसिटी का, अगर देखो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे अगर पूछोगे कि डायरेक्शन क्या होगा, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन ऐसे हो गया, यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन ऐसे हो गया, किसका डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। इस लीनियर वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड v है, ठीक है, क्या है, मैग्नीट्यूड v है, और रेडियस r है, और इस पार्टिकल की जो कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, क्या है, ओमेगा है। तो ये जो v होता है उसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू कैपिटल R। क्या होती है, ओमेगा इंटू कैपिटल R। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यूज भी होगा आगे जाकर, ठीक है ना। रोटेशन में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो v इक्वल टू ओमेगा R होगा। कब लगाएंगे, आपको लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से मूव कर रहा है, और सर्कुलर पाथ का रेडियस कैपिटल R है, तो ठीक है। तो ये हुआ आपका लीनियर वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी है, तो लीनियर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। चलो वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म जो लीनियर वेलोसिटी को लिखा जाता है, वो लिखा जाता है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ठीक है। इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया, कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है, किसी भी कंपटीशन में नहीं आया, ठीक है। खासकर नीट और एम्स में तो कभी नहीं आया, ठीक है, और न कभी पूछने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ से मुझे आपको कुछ बताना है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपका, ये कंफर्म है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मुझे और कुछ समझाना है, तो इस कॉन्सेप्ट का आपको यूज पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए मैं बता दिया कि ये लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, और ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। मैंने बताया था एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये r क्या है, रेडियल वेक्टर है, ठीक। अब ये क्या है डायग्राम में सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखो ये सर्कल था हमारा, ठीक है, और ये सेंटर था। देखो सब कुछ आसानी से समझना, मैं चाहूँ ना तो बहुत तेजी से भी समझा सकता हूँ, मैं चाहूँ ना तो बहुत तेजी से क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि फिजिक्स समझने के लिए धीरे धीरे में समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्रैश कोर्स हो चाहे सिंपल कोर्स हो। इसलिए मैं धीरे क्या बोलते हैं आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप धीरे धीरे सब कुछ समझो। चलो ये आपका सेंटर है, ठीक है। देखो अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो रेडियस वेक्टर ये होगा, रेडियल वेक्टर या रेडियस वेक्टर बोल सकते हो, आर वेक्टर, ऐसे एरो, ये वेक्टर, ठीक है। सर आर वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना हम लोग सीख गए कि आर वेक्टर कैसे दिखाएंगे। इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, जरा बताना, इस डायरेक्शन में होगा। अभी तो मैंने बताया कि इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी का आपको डायरेक्शन बताना, तो क्या करोगे, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो ये वी वेक्टर हुआ आपका, ठीक है, ये कंफर्म है। चलो वी वेक्टर इस डायरेक्शन में हुआ, तो इसको आप एक्सपैंड कर दो, देखो ऐसे फैला दो, पैरेलल कर सकते हो, वेक्टर चेंज नहीं होगा, मैंने बता चुका है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स में, आर वेक्टर, ठीक है। चलो अब आपको बताना है कि ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा।
ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा। ठीक है, चलो तो आपको क्या करना है ज़रा बताना। आपको ये पता है कि ओमेगा वेक्टर जो होगा, ठीक है ना, ओमेगा वेक्टर जो होगा वो वी वेक्टर और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होने वाला है। कैसे होने वाला है ये देखो, अगर मान लो कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, देखो ये वाला डायरेक्शन क्या हुआ, ऐसे घूम रहा है, तो ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। सब कुछ अच्छे से समझो, धीरे धीरे, एंटी क्लॉकवाइज, नहीं तो बाद में बहुत कंफ्यूज हो गए। ठीक, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, देखो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, इसको ऐसे घुमा दो और थंब अपनी ओर ले आओ। ठीक है, देखो थंब ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होगा ना वो ओमेगा का डायरेक्शन होगा। क्या होगा, ओमेगा का डायरेक्शन होगा, ये वाला। देखो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ये थंब आपका ये आया। अब देखो मान लो यही वाली चीज़, ठीक है ना, यही वाली चीज़ ऐसे कुछ होती, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होता इस सर्कुलर पाथ में, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आप इसके डायरेक्शन में इसको ऐसे रखो। ठीक, ऐसे रख दिए, देखो ऐसे रख दिए, और इसको ऐसे करके घुमा दो। ठीक है, तो ऐसे देखो नीचे की तरफ जा रहा है ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा जो है वो इनवर्ड होगा। इनवर्ड को हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं, इनटू द प्लेन। ठीक है, और ये आउटवर्ड होगा। ठीक है ना, डॉट से बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखो ऐसे था तो मैंने ऐसे रखा। जिस साइड ये एरो बना हुआ है ना, जिस साइड ये घूम रहा है, जिस साइड एरो बना हुआ है यहाँ पे, ऐसे रखना। ठीक, मतलब ये वाला जो पार्ट है आपको, ये वाला पार्ट है वो एरो के डायरेक्शन पे होना चाहिए। ऐसे घुमा दो और ये, तो ये ओमेगा का डायरेक्शन होगा। क्या होगा, ये ओमेगा का डायरेक्शन होगा। तो इस केस में बताओ, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, जाहिर सी बात है वेलोसिटी वेक्टर भाई इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल ऐसे ही जा रहा होगा। ठीक, पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, मतलब पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे। ठीक, ओमेगा से। तो देखो ऐसे आप रखोगे इसको, ठीक, ऐसे रखोगे, जिधर एरो है यहाँ पर, ठीक ना, वो ये वाला पार्ट इधर होना चाहिए आपका। ऐसे रख दिए और देखो ये इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, तो ओमेगा ऐसे है, देखो ओमेगा ऐसे है। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि जरा बताओ ओमेगा, इस ओमेगा में और वी वेक्टर में कितना एंगल है बताओ। 90 डिग्री है बोलोगे। ठीक है, कि सर वी वेक्टर और ओमेगा वेक्टर में डायरेक्शन कितना है, एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये आपका ओमेगा वेक्टर था। ठीक है, और ये आपका देखो आर वेक्टर था, इसमें एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ओमेगा वेक्टर एंड आर वेक्टर में भी कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो अगर मैं आपसे ये बोल दूं, ठीक है, कि बताओ कि वी वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर आपने तो डॉट प्रोडक्ट हमें सिखाया था, ये कितनी होगी, वी वेक्टर का मॉड डॉट इंटू ओमेगा वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल मैंने एक्सप्लेन कर दिया 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सिमिलरली ओमेगा वेक्टर डॉट आर वेक्टर अगर मैं फाइंड करूंगा तो कितनी आ जाएगी, जब बताना, तो वो कितनी आ जाएगी, ओमेगा वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर कितना होगा। ठीक, तो देखो ये आर वेक्टर है और टेंजेंट का डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होता है, लीनियर वेलोसिटी का। तो जो टेंजेंट होता है ना, इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये सर्किल की प्रॉपर्टी है, याद रखना। ठीक है, तो ये भी करोगे v इंटू आर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा क्या है, 90 डिग्री, तो कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया आपका। ये तीनों रिजल्ट डायरेक्ट पूछते हैं कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये तीनों रिजल्ट याद रखना। कैसे आता है मैंने आपको बता दिया। ठीक, इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, इस पे क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो मैंने बता दिया वी वेक्टर का डायरेक्शन ये, आर वेक्टर हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और ओमेगा कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बता चुका। चलो, तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, चलो, तो अब लीनियर वेलोसिटी पढ़ लिया, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ लिया, और अब हम लोग आगे देखते हैं कि एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, देखो चीज़ों को मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूँ, उसका भी एक मोटिव है, क्योंकि जितना भी किसी चीज़ को सुनोगे ना तो वो चीज़ ज़्यादा दिमाग में जाती है। ठीक है ना, इसलिए मैं बार बार उन चीज़ों को रिपीट करता हूँ कि ये पढ़ लिया, चलो अब ये पढ़ते हैं। देखो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी
ठीक है, मतलब कि डी ओमेगा बाई डी टी, इसको एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, ये अल्फा के इक्वल होता है। ठीक, किसके होता है? अल्फा के इक्वल होता है। चलो देखो, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, बोलेगा कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है टी स्क्वायर प्लस 2t, इस तरीके से। तो बताओ कि एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक, तो आप क्या बोलोगे? डी ओमेगा बाई डी टी। देखो नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 2t प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2t प्लस 2 हो जाएगा। तो अल्फा इज एट 1 सेकेंड कितना होगा ज़रा बताना? 2 प्लस 2 तो 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड है, और नीचे ऑलरेडी सेकेंड था, तो कितना आ गया? रेडियन पर सेकेंड, इसका यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इस पर बनते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा काइनेमेटिक्स समझते हैं, ठीक ना, डायग्राम से, कि सर्कुलर मोशन में हो क्या रहा होता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सबसे पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, चलो अच्छे से समझना है इसको। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, सब अच्छे से समझना। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सबसे पहले सर्कुलर मोशन क्या होता था? कोई भी पार्टिकल सर्किल में घूमता था तो उसको हम क्या बोलते थे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते थे। अगर ये पार्टिकल इस पे घूम रहा है और मान लो यहाँ पे वो इस स्टैंड पर है और उसकी स्पीड है v, ठीक, मान लो घूमते घूमते यहाँ पे आएगा, ऐसे घूम रहा है वो, देखो तो यहाँ भी स्पीड चेंज नहीं हुई v। ठीक है, यहाँ पे आया वो, यहाँ भी स्पीड चेंज नहीं हुई v, यहाँ पे आया वो, यहाँ भी स्पीड चेंज नहीं हुई v। इस सर्किल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, वो मान लो है कितना? कैपिटल R। ठीक है, अच्छा अगर ये स्पीड मतलब कि लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये लीनियर वेलोसिटी ही तो है, वो चेंज ना हो, ठीक है, तो ऐसा मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दिया तो तुरंत समझ जाना कि ये स्पीड हमेशा सेम रहने वाली है। ठीक है, अगर यहाँ v है तो यहाँ भी v, यहाँ भी v, यहाँ भी v। अगर यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड। यही होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब। ठीक है, चलो देखो, अब किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन करने के लिए, ठीक है ना, एक नेट इनवर्ट फोर्स की जरूरत होती है, नेट इनवर्ट फोर्स की जरूरत होती है। ठीक है ना, और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ मैंने नेट वर्ड यूज किया है। ठीक है ना, और वो जो नेट इनवर्ट फोर्स होता है, नेट इनवर्ट फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सर क्या बोला आपने, उसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझाओ। बिल्कुल समझाऊंगा, देखो मैंने क्या बोला है आपसे, अच्छे से समझो। अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट ये नेसेसरी है कि एक नेट इनवर्ट फोर्स होना चाहिए। ठीक है, नेट इनवर्ट फोर्स होना चाहिए। उसी नेट इनवर्ट फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, उसी नेट इनवर्ट फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। नेट इनवर्ट फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों अलग अलग नहीं है, याद रखना। These two forces are not different. These two forces are not different. They are same. But this net inward force is also called centripetal force. They are same but have different names. ठीक है, नेट इनवर्ट फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों अलग अलग फोर्सेस नहीं है, दोनों एक ही फोर्स है। ठीक है, नेट इनवर्ट फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। ठीक है, तो अगर किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन करनी है, देखो मैं सारी चीजें लिख नहीं रहा हूं, इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरे हर एक लाइन को बहुत अच्छे से सुनना। ठीक है ना, अगर किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन करनी है तो एक नेट इनवर्ट फोर्स होना चाहिए,
उसी का दूसरा नाम क्या है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। कहाँ, इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अंदर के डायरेक्शन में। मतलब अगर पार्टिकल यहाँ पे और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस वाले डायरेक्शन में एक फोर्स होना चाहिए। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस वाले डायरेक्शन में एक नेट फोर्स होना चाहिए, इस वाले डायरेक्शन में एक नेट फोर्स होना चाहिए, इस वाले डायरेक्शन में एक नेट फोर्स होना चाहिए। और ये जो फोर्स होता है ना, जो नेट इनवर्ड फोर्स, नेट इनवर्ड फोर्स, इट इज सप्लाइड बाई एनी एक्सटर्नल एजेंट। समझेंगे क्या है इसका मतलब, एनी एक्सटर्नल एजेंट। ये जो नेट इनवर्ड फोर्स है ना, वो कोई एजेंट प्रोवाइड करेगा। एजेंट वो क्या हो सकता है, नॉर्मल फोर्स भी हो सकता है, टेंशन इन स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो तो देखो मैं बोल क्या रहा हूँ आपसे, ये क्या बोल रहा हूँ, देखो जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे इसका एक एंड फिक्स कर दिया यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पे एक बॉल लटका दी, इसको आप घुमा रहे हो, तो बताओ इसका कुछ पाथ ऐसे होगा क्या, देखो ऐसे होगा, ये सर्किल है मान लो, ठीक है ना, थोड़ा इलिप्स टाइप का बन गया, लेकिन ये सर्किल है मान लो, तो ये पॉइंट फिक्स्ड है, तो ये स्ट्रिंग का लेंथ सेम रहने वाला है, ये एल है, आर है, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, और ये भी आर होगा, सब कुछ आर होगा। ठीक है, चलो तो जरा बताओ कि अगर इस स्ट्रिंग पे मैं, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है, मतलब कि ऐसे मूव कर रहा है, ये देखो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो अगर मैं इस स्ट्रिंग पे पूछूं कि इनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ये होगा टी, टेंशन। टेंशन अंदर ही लगेगा, इट कैन नेवर पुश द बॉडी, तो पुश करेगा तो इस डायरेक्शन में चल जाएगा। टेंशन ऑलवेज पुल्स द बॉडी, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, मतलब न्यूटन्स लॉज में बताया था आपको। ठीक है, तो टेंशन इस डायरेक्शन में होगा। क्या अंदर की ओर कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो यही जो टेंशन है ना, यही जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है ना, इसी टेंशन का दूसरा नाम क्या हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है। चलो तो अगर इस वाले डायरेक्शन में मैं एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए लिखूं, ठीक है, तो अंदर के डायरेक्शन में क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है ना, टी है बस फोर्स, इज इक्वल टू एम इंटू, ठीक है, एम इंटू, अब इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी आएगा। उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है वी स्क्वायर बाई आर। अगर यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड v है और ये रेडियस r है, तो ये कितना होगा, वी स्क्वायर बाई आर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे तो फिर से देखो, ये सर्कुलर पाथ था अपना, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, बॉल को घुमा दिए, इस पॉइंट को फिक्स कर दिए, तो जाहिर सी बात है एक सर्किल बनने वाला है आपके पास। यहाँ पे इसकी स्पीड v है, टेंजेंशियल स्पीड है, याद रखना ये v, ठीक है, इसका रेडियस r है। मैंने क्या बोला कि सर्कुलर मोशन करना है तो नेट इनवर्ड फोर्स होना ही चाहिए। उसी नेट इनवर्ड फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट इनवर्ड फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैंने देखा कि नेट इनवर्ड फोर्स क्या है, तो इस पे बस अंदर की ओर एक ही फोर्स लग रहा है, वो टेंशन लग रहा है। और अगर अंदर के डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव मान लिया और मैं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा रहा हूँ, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहा हूँ, तो अंदर की ओर टी एक नेट फोर्स हुआ इज इक्वल टू एम, और जो एक्सेलरेशन आता है अंदर की ओर उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसकी वैल्यू कितनी होती है, वी स्क्वायर बाई आर। तो टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो याद रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, ठीक है ना, वो नेट इनवर्ड फोर्स का ही दूसरा नाम है। ठीक है, अब देखो बच्चे हैं गलती कैसे करते हैं, बस को तुमको आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। जेईई मेंस में भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चे बहुत गलती किए थे। देखो जेईई मेंस में क्या पूछा हुआ था ना, कि देखो यहाँ पे एक सीलिंग है, ठीक, और ये बॉब है आपका। चलो जब वो एंगल थीटा पे होगा ना बॉब, तो बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये आपको बताना था। तो देखो दो ऑप्शंस को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक ऑप्शन में क्या था, इसका एफबीडी बनाना था, ठीक है ना, इसका एफबीडी बनाना था। बोला था कि एक mg फोर्स ये है और एक t ये है और एक mv स्क्वायर बाई आर ये है, ठीक है। ये लेंथ पूरा जो है ना वो r है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी v स्पीड दी हुई थी, ठीक। ये ए ऑप्शन था और बी ऑप्शन ये था। देखो बी ऑप्शन क्या था, ऐसा कुछ है, ये एंगल थीटा है, ये टी है और ये mg है। दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझो कि ये पॉइंट फिक्स्ड है यहाँ पे सीलिंग, तो
ये ऐसे कुछ जाएगा, मतलब सर्किल में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी टेंजेंशियल स्पीड दी हुई थी, देखो v, ठीक है। तो बच्चे क्या सोचे कि सर ने क्या बताया था, कि सर ने बताया था कि टेंशन अंदर की ओर लगता है, इट ऑलवेज पुश द बॉडी, एक mg तो लगेगा ही इसका अगर मास m है तो नीचे, ठीक है। और सर ने बताया था कि एक फोर्स होना चाहिए, ठीक है, एक फोर्स होना चाहिए जो कि अंदर की ओर होना चाहिए, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो क्यों होना चाहिए, ताकि वो सर्कुलर मोशन कर सके। तो ये सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन करने की रिक्वायरमेंट क्या होती थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर होना चाहिए। तो उसकी वैल्यू कितनी होती थी, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। तो हम लगा देते हैं m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, और ये अंदर की ओर होना चाहिए, सेंटर की ओर होना चाहिए। तो ये बच्चे टिक मार के आ गए 90% बच्चे, जो कि गलत है ऑप्शन। भाई आप ये क्यों भूल गए कि सर ने ये भी बोला था कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो कोई अलग फोर्स नहीं है, वो नेट इनवर्ट फोर्स ही है, कोई अलग फोर्स नहीं है, वो एक नेट इनवर्ट फोर्स ही है, ठीक है। तो अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, तो ये mg cos थीटा आएगा, ठीक है। तो अंदर वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लूँ और इसको निगेटिव मान लूँ, तो नेट इस डायरेक्शन में कितना आएगा फोर्स की वैल्यू, t माइनस mg cos थीटा, ठीक है। तो यही नेट इनवर्ट फोर्स है। तो अगर आप देखो यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये mg cos थीटा। अगर आप t और mg cos थीटा दिखा चुके हो, नेट इनवर्ट फोर्स को दिखा चुके हो FBD में, और इसी का दूसरा नाम ये है, ठीक है। तो अगर ये लगाओ चाहे ये लगाओ, दोनों तो एक ही बात हुई ना, बोलो हाँ, क्योंकि दोनों अलग अलग फोर्सेस नहीं है, मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, ठीक। तो आपने t भी लगा दिया, यहाँ mg cos थीटा भी लगा दिया, और mv स्क्वायर बाई आर भी लगा दिया। बल्कि ये नेट देखो, नेट इसीलिए मैंने बोला था क्योंकि t माइनस mg cos थीटा, यहाँ दो फोर्सेस हैं, तो इसका नेट किधर आएगा, इस डायरेक्शन की ओर आएगा, अंदर की ओर आएगा, क्योंकि एक सर्कुलर मोशन ये कर रहा है, ठीक है ना। तो नेट इनवर्ट फोर्स और mv स्क्वायर बाई आर दोनों सेम फोर्स था। आपने क्या कर दिया कि नेट तो लगा ही दिया t माइनस mg cos थीटा, ठीक है, और mv स्क्वायर बाई आर भी लगा दिया, तो ये गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। नेट इनवर्ट फोर्स को ही mv स्क्वायर बाई आर बोलते हैं, समझे, ये गलती कभी मत करना। तो ये सही आंसर हुआ आपका। क्यों गलत हो गया था आपका, क्योंकि नेट इनवर्ट फोर्स और mv स्क्वायर बाई आर को दोनों आप डिफरेंट फोर्स समझ रहे थे। नहीं, नेट इनवर्ट फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, समझे। इसलिए नेट इनवर्ट फोर्स तो आपने यहाँ पे लगाया ही था, और mv स्क्वायर बाई आर भी लगा दिया डिफरेंट फोर्स समझ के, लेकिन दोनों डिफरेंट फोर्सेस नहीं थे, दोनों सेम फोर्सेस थे। तो यहाँ पे mv स्क्वायर बाई आर नहीं लगेगा, क्योंकि आप नेट इनवर्ट फोर्स यहाँ पे दिखा चुके हो। समझ में आया, समझ में आया। चलो अब दूसरा पॉइंट देखो, मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो स्पीड चेंज नहीं होने वाली है, स्पीड चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। ये पार्टिकल घूम रहा है, इसका मास m है। अब जरा ये बताना कि मैंने बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड होना चाहिए और सेंटर के टुवर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, और एक्सेलरेशन ये टुवर्ड्स सेंटर होना चाहिए, ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है ना, होना चाहिए। तो टुवर्ड्स सेंटर तो ओ ये है, तो अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है, ए वेक्टर और ये वी वेक्टर, ठीक है ना, ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर और ये ए वेक्टर। तो मैंने आपको क्या बताया कि देखो ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, सर्किल की प्रॉपर्टी, टेंजेंट अगर ये है और ये अंदर की ओर जा रहा है तो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर कितना होगा, तो आप बोलोगे ए इंटू वी इंटू कॉस थीटा, और थीटा क्या आ रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, तो इतनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी वैल्यू, समझे। तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, 0 हो गया। इसको भी याद रखना, देखो इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन अगले स्लाइड में लूंगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसी सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग रेडियल फोर्स भी बोलते हैं। रेडियल फोर्स क्यों, क्योंकि आपका ये रेडियस भी तो होगा, तो रेडियस के डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों सेम होता है, दोनों का सेम मीनिंग होता है, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है। रेडियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेडियस है, रेडियस के भी टुवर्ड्स पे लग रहा है। तो रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों सेम ही चीज को बोलते हैं, घबरा मत जाना, अरे सर रेडियल एक्सेलरेशन लिखा हुआ था क्वेश्चन में, दोनों सेम ही होता है, समझ में आया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीजें हो रही है यहाँ पे देखो। सबसे पहली चीज, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गिवन हो, वहां पे यूनिफॉर्म लगा हो, तो ये समझ जाना कि लीनियर वेलोसिटी का स्पीड
जो है उसका जो मतलब लीनियर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है मतलब स्पीड वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे v है तो यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, ठीक है। सर्कुलर मोशन करवाने के लिए एक आपके पास नेट इनवर्ट फोर्स होना चाहिए। उस नेट इनवर्ट फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेट इनवर्ट फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो वो बॉडी कभी भी सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकती है। और उस नेट इनवर्ट फोर्स को क्या कौन देता है, कोई एक्सटर्नल एजेंट देता है। वो टेंशन भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या था, हमारा टेंशन था, ठीक है। और ये mg cos थीटा, इसका नेट मतलब कि t - mg cos थीटा, ठीक, नेट इनवर्ट फोर्स था। चलो, होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो, अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि a वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है। इस पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, बच्चे को स्ट्राइक ही नहीं करता है कि हम करें क्या एग्जाम में। देखो, अ बॉडी इज अंडर गोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये आपको गिवन है, ठीक है, सच दैट इट्स लीनियर वेलोसिटी वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इज 3i कैप प्लस aj कैप। मैंने देखो वैल्यूज रैंडमली ली है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये p मान लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। अब बॉडी इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेक्टर इज दिस एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इज दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इस p की आपको वैल्यू बतानी है। तो आपको क्या याद है, अरे सर ने तो बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में a वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है। तो मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको 0 कर दूंगा। अब मैं तो सर का स्टूडेंट हूँ, बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, कर दूंगा आराम से और तुरंत फट से आंसर ले आऊँगा। 3i कैप प्लस pj कैप, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इम्प्लाइज दैट 3 3 जा 9 प्लस 3p, सॉरी 3 3 जा 9 प्लस 4p इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9/4 हो जाएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट मैंने करना सिखा चुका है आपको, किसमें, वेक्टर्स में। i का i कैप के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 9 और j कैप का j कैप का प्लस 4 × p। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, -9/4। तो ये आपका आंसर हो गया। देखो, ये क्वेश्चन आता है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता होगा तो आपको नहीं बना पाओगे, नहीं क्या कर पाओगे, नहीं बना पाओगे, समझे। चलो, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल पॉइंट्स। देखो, ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि स्पीड नहीं बदलेगी, स्पीड डजंट चेंज, मैंने ये आपको बताया था, ठीक है। लेकिन देखो, अगर वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में यहाँ पे था तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, यहाँ पर इस वाले डायरेक्शन में है। तो क्या डायरेक्शन बदल रहा है क्या, तो कोई भी देख सकता है कि हाँ, पहले डायरेक्शन तो इधर था, अब डायरेक्शन इधर है, अब डायरेक्शन इधर है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, ठीक। अब देखो, यहाँ एक पॉइंट पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो, मैग्नीट्यूड हमारा बदल रहा है क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है। स्पीड डजंट चेंज। डायरेक्शन बदल रहा है क्या, देखो डायरेक्शन यहाँ था, पहले यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, ठीक है ना। तो डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। तो अगर ये नहीं बदल रहा है लेकिन ये बदल रहा है तो वेलोसिटी तो बदलेगी ही। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंजेस बट स्पीड डजंट चेंज। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर मान लो आपको दिया होगा कि वेलोसिटी डजंट चेंज, तो फट से टिक मत मार देना, स्पीड चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक। तीसरी चीज, आगे जाके आप पढ़ोगे आपको पता भी होगा क्योंकि एक रिवीजन कोर्स है, तो इतना तो पता ही होगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ½ × m/v² होती है, और यहाँ पे जो v होता है वो क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक। तो ½ कांस्टेंट, m कांस्टेंट मास और v स्पीड भी कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, समझे। तो ये 3 पॉइंट याद रखना, बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कि क्या क्या कांस्टेंट रहने वाला है, क्या क्या कांस्टेंट रहने वाला है। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हम लोग पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है।
चलो, तो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नीट को लेकर मैंने आपको बता दी, इससे बाहर नहीं पूछेगा। बताने के लिए देखो बहुत एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो काम की बात है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे भाई ये पढ़ चुका हूँ, ठीक है, अभी तो पढ़ा चुका आपका ना। तो ये क्या पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। चलो, ये क्या होता है सर, देखो मैंने तुमको क्या बोला था कि ये सर्कुलर मोशन है। अगर यहाँ पे v स्पीड है ना, मान लो, तो यहाँ पे v नहीं रहेगी, यहाँ पे कुछ v1 हो जाएगी, यहाँ पे कुछ v2 हो जाएगी, यहाँ पे कुछ v3 हो जाएगी। मतलब देखो, यहाँ से यहाँ पार्टिकल आया तो डायरेक्शन तो चेंज हुआ ही, ठीक है। ये जो स्पीड की मैग्नीट्यूड थी वो भी चेंज हो गई, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट कि स्पीड भी चेंज होता है, स्पीड चेंजेस, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। समझ जाना कि अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है, ये हिंट होता है। दूसरा कि वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है, कि डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंजेस, ठीक। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होता था, हाफ mv², ठीक है। तो अब यहाँ पे v मतलब स्पीड तो बदल रहा है, उसकी वैल्यू बदल रही है, स्पीड बदल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। ये 3 पॉइंट आप याद रखना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अब देखो बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला था कि इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करना है, इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करना है, ठीक है। तो एक नेट एक्सेलरेशन अंदर की ओर होना चाहिए, या फिर एक नेट फोर्स अंदर की ओर होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या, तो ये नेट लगा दिए ए टी नहीं बोलते हैं इसको, AR बोलते हैं, इसको बोल देते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते थे, ठीक है। ये तो होना ही चाहिए सर्कुलर मोशन करना है तो, ठीक है। ये एक्सेलरेशन क्या करवाता है, बॉडी को घुमाता है अंदर में, ठीक है ना। यही एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी को चेंज करता है, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। यही जो है सो घुमाता है ऐसे करके, और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, तो यहाँ से लेके उसको यहाँ पे लाता है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। अब देखो इस वाले डायरेक्शन में स्पीड बदल रही है कि नहीं बदल रही है। देखो यहाँ पे v1 स्पीड हो गई, यहाँ v2, यहाँ पे v3 हो गई, ठीक है। तो अगर स्पीड बदल रही है तो ये जरूरी है कि उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता था कि अगर कोई भी बॉडी मान लो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो वो अपना स्टेट कब तक नहीं बदल सकती है, जब उसके डायरेक्शन में या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ना हो। तो अगर स्पीड बदल रही है तो मतलब कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अगर अब स्पीड बदल रही है तो यहाँ पे एक और एक्सेलरेशन आता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, AT, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक। ये एक्सेलरेशन हमारा क्या करता है, ये एक्सेलरेशन हमारा स्पीड चेंज करता है, चेंजेस स्पीड। क्योंकि देखो अब हमारे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है, v से v1 हो रही है, v2 हो रही है, v3 हो रही है, ठीक। अब बताओ अगर अब यहाँ 2 एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन, तो क्या इसका रिजल्टेंट कहीं ऐसे आएगा क्या, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं A वेक्टर से। ये जो एक्सेलरेशन कहलाता है वो नेट एक्सेलरेशन, ठीक है, और टोटल एक्सेलरेशन और सिर्फ एक्सेलरेशन कहलाता है। अगर ये तीनों में से कोई भी वर्ड यूज किया हो क्वेश्चन में तो समझ जाना कि उसमें AT भी लग रहा है और AR भी लग रहा है। अगर ये मान लो, ये ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि मान लो क्वेश्चन में गिवन हो कि यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, यहाँ पे कुछ देर बाद कितनी हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड हो रही है, तो स्पीड चेंज हो रहा है। तो सर ने क्या बताया था कि जैसे ही स्पीड चेंज होगा समझ जाना कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और अगर ये ऐसा हो रहा है तो AT और AR दोनों लग रहा होगा। AR क्यों लग रहा होगा, ताकि वो बॉडी घूम सके, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन में। AT क्यों लग रहा होगा, ताकि इसकी लीनियर वेलोसिटी की जो स्पीड है वो चेंज हो सके। रेडियल एक्सेलरेशन क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है किसका, वेलोसिटी का। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड चेंज करता है। ये सब याद रखना, डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो अगर मैं ये देखो यहाँ इसको थोड़ा सा आइसोलेट कर लूँ, ध्यान देना। अगर ये टोटल एक्सेलरेशन है, ठीक है, A वेक्टर, ठीक है, और अगर ये AT है, ठीक है, और ये AR है, जरा बताना कि AT और AR में कितना डिग्री का एंगल है। देखो ये 90 डिग्री है क्योंकि ये टेंजेंट है, ठीक। चलो,
तो अगर ये एंगल थीटा है और इसका मैग्नीट्यूड ए बोल दूँ, ठीक है, मान लो क्वेश्चन में गिवन हो कि जो नेट एसिलेशन है ना, टोटल एसिलेशन है, उसका मैग्नीट्यूड ए है, तो बताओ ए आर किसके इक्वल होगा। तो देखो ये ए है, ठीक है, तो इसका इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कितना होगा, ए कॉस थीटा, ठीक, तो यही तो ए आर है, ठीक है, तो ए आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा हो जाएगा। और ए टी कितना होगा, ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर ए कॉस थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा हो जाएगा। कॉम्पोनेंट में तोड़ना सिखाया तो था मैंने। तो इस तरीके से आप निकाल लेना कि अगर टोटल एसिलेशन दिया हो और रेडियस के साथ एंगल, देखो ये रेडियस ही तो रेडियस के साथ एंगल दिया हो उसका, तो रेडियल एसिलेशन कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, और टेंजेंशियल एसिलेशन कितना निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये था आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। क्या था, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। चलो, और मैं देखो यहाँ एक और पॉइंट बता रहा हूँ कि एयर की वैल्यू कितनी होती थी कि अगर इस स्टैंड पे यहाँ पे स्पीड वी है ना, यहाँ पे स्पीड वी है ना, तो ए आर की वैल्यू कितनी होगी, इसका रेडियस आर है सर्कुलर पाथ का, तो वी स्क्वायर बाई आर, और एटी तो एटी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर ये एक वेक्टर है आपके पास और ये एक वेक्टर है आपके पास, ठीक है, तो दोनों के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है, ठीक, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये होता है, ठीक है। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो अब देखो ए आर इस डायरेक्शन में, ए टी इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कुछ ऐसा ही केस है, ठीक है। तो ए वेक्टर जो टोटल एसिलेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, मतलब कि ए आर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो टोटल एसिलेशन का मैग्नीट्यूड भी पूछे तो आप यहाँ से बता सकते हो, ठीक है। चलो ये सारी पॉइंट्स याद रखना, और जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ज़्यादा ध्यान से सुनो, क्योंकि हर चीज़ें लिखना अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इतना कुछ समझ गए। चलो अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, ठीक है ना, अच्छे अच्छे हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं और समझते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। चलो सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं नीट 2016 से। नीट 2016 में पूछा वो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, बोला था कि एक बॉडी है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक, एक बॉडी है सर्कुलर मोशन कर रही है, इस सर्किल का रेडियस आर है और इस आर की वैल्यू दी थी 2.5 मीटर, ठीक। एक पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक, इसका टोटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ए, क्या है, टोटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन है ए, ठीक है। इस टोटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है ना वो है आपकी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ए मतलब ये टोटल एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ था इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो हमारा रेडियस है ना उसके साथ वो एंगल बनाना था 30 डिग्री। तो आपको बताना था कि यहाँ पे इसकी जो भी टेंजेंशियल स्पीड v होगी, ठीक है ना, उस स्पीड की वैल्यू कितनी होगी। नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, फिर से रिपीट करता हूँ। सर्कुलर पाथ है आपका ये टोटल जो एक्सेलरेशन है इस स्टैंड पर, जब पार्टिकल यहाँ पर है वो रेडियस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो बताओ कि स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगी, ठीक है ना। उस टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू, टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू याद रखना कितनी दी है, इतनी दी है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि टोटल एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल रख देते हैं, ठीक है, मतलब वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल लिख देते हैं। और यहाँ पे 15 दिया हुआ है और रेडियस की वैल्यू भी दी है 2.5 मीटर, 2.5 रख दी और वी स्पीड निकाली, क्योंकि यहाँ वी तो स्पीड ही होता है ना, स्पीड ऑफ पार्टिकल, जो कि गलत है, ठीक। मैंने बताया था कि टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो टोटल एक्सेलरेशन ये होता है, अगर ये AT है और ये AR है, दोनों एक्सेलरेशन जब लगते हैं तो टोटल एक्सेलरेशन आता है। तो क्वेश्चन में दिया है कि टोटल एक्सेलरेशन गिवन है, तो ये टोटल एक्सेलरेशन इसकी बात हो रही है। अगर ये एंगल थीटा हो तो मैंने क्या बताया था पिछले स्लाइड में कि AR कैसे निकालते हैं, इसका कॉम्पोनेंट इस पे ले लो, A cos थीटा, यही AR होता है, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ठीक। तो अगर आपको सेंटर के टुवर्ड्स में इस A का कॉम्पोनेंट निकालना है तो ये कितना होगा, A cos 30 डिग्री। और जो सेंटर के टुवर्ड्स एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब A cos 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और उसी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक। तो A की वैल्यू गिवन है 15 इंटू cos 30 डिग्री √3/2, ये R इधर गया, इंटू 2.5 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। यहाँ से जो V की वैल्यू आएगी वो आएगी V इज इक्वल टू 5.7 मीटर पर सेकेंड। देखो कितने आसानी से बन गया। और यही क्वेश्चन 90% स्टूडेंट से नहीं बना था एग्जाम में, समझ लो। अब
ये कितना इजी क्वेश्चन था। मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है वो सेंटर के टुवर्ड्स नहीं लगता है। तो ये टोटल एक्सीलरेशन गिवन है कि क्या गिवन है वो पहले अच्छे से पढ़ना। तो क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन था कि टोटल एक्सीलरेशन है। तो इस टोटल एक्सीलरेशन का इस साइड में कॉम्पोनेंट निकालो तो एक और 30 डिग्री आएगा। तो सेंटर के टुवर्ड्स कॉम्पोनेंट निकाला तो एक और 30 डिग्री, और सेंटर के टुवर्ड्स जो एक्सीलरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो इसके इक्वल कर दिया, आंसर आ गया। उसके इक्वल कर दिया, आंसर आ गया। ठीक, चलो अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक, किसी इंस्टेंट पर उस पार्टिकल का v वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप स्पीड है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक, तो आपको बताना है कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो उस समय पार्टिकल किस क्वाड्रेंट में होगा। देखो, वेलोसिटी वेक्टर है एक पार्टिकल का जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन करते समय ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है पार्टिकल। ठीक है, बताओ अगर ऐसा वेलोसिटी वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा वो। तो देखो, इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ आपको। वैसे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूँ, हर चीज़ें बेसिक समझनी है। कि अगर मान लो यहाँ पे v वेक्टर होता किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, तो इसको ऐसे और ऐसे तोड़ सकते थे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना, ये क्या आता है, vx कॉम्पोनेंट आता है। अगर ये x एक्सिस है तो, और ये vy कॉम्पोनेंट आता है। तो इस v वेक्टर को मैं लिखना चाहूँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो कैसे लिख सकता हूँ, vx i कैप प्लस vy j कैप। अब इस चीज़ को मैं इससे अगर कंपेयर करूँ तो बताओ vx की वैल्यू कितनी है, 3 है, और vy की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, इसको इससे कंपेयर कर दो, मतलब कि x कॉम्पोनेंट भी क्या है, x कॉम्पोनेंट भी क्या है, पॉजिटिव है, और y कॉम्पोनेंट भी क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर आपका ये पॉजिटिव x एक्सिस है और नेगेटिव y एक्सिस है, ठीक है, तो देखो अगर पार्टिकल यहाँ पर होगा, देखो ऐसे ही मूव कर रहा है, पार्टिकल यहाँ पे होगा, तो अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो इसका एक कंपोनेंट इधर वाले डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट इधर वाले डायरेक्शन में आएगा। तो एक्स कंपोनेंट तो पॉजिटिव हो गया लेकिन ये नीचे के डायरेक्शन में है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव हो गया, लेकिन हमें दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव चाहिए। ठीक, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन इधर। तो देखो ये वी वाई आ जाएगा और ये वी एक्स आ जाएगा। ठीक, तो देखो वी एक्स भी नेगेटिव हो गया, इधर नेगेटिव एक्स, और ये वी वाई भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाई। देखो यहाँ पे आते हैं, ठीक, ये वी वेक्टर हो गया, ठीक है, ये आपका वी एक्स आएगा, ठीक, और ये आपका वी वाई आएगा। तो वी वाई तो ऊपर पॉजिटिव आ गया, लेकिन ये वी एक्स क्या है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब चलो हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो देखो ये वी वेक्टर है, ठीक है, तो ये वी एक्स होगा और ये वी वाई होगा। ठीक, देखो वी एक्स भी पॉजिटिव आ गया और वी वाई भी पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब कि ये पार्टिकल कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, किसी एग्जाम में पूछा हुआ है ये, ठीक है, किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। चलो होप कि आप समझ गए होगे, नहीं भी समझे तो दोबारा देखो जरूर समझ जाओगे। समझे, चलो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो एक साइक्लिस्ट है, ठीक है, ही इज राइडिंग विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनना, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चन को, वर्ड्स में बोल रहा हूँ। अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ही इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 25√2 मीटर। ठीक है, when he reaches this point, ठीक है, this point A, he applies brakes which reduces his speed at a constant rate of 0.5 meter per second every second. Determine the magnitude and direction of his net acceleration on the circular turn. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अच्छे से समझना। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक साइक्लिस्ट है, मतलब साइकिल लिया हुआ है, साइकिल लेकर वो इस स्पीड से इसका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है, जैसे ही इस पॉइंट पे वो पहुंचा तो इसने इस साइकिल में ब्रेक लगाया। तो साइकिल में ब्रेक लगाया तो जाहिर सी बात है साइकिल रुकेगी। तो अगर इस स्टैंड पे इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में थी
ठीक है। तो इस साइकिल को रोकने के लिए उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाना होगा, तभी तो वो ब्रेक लगाया, ठीक है। तो अगर इस वेलोसिटी को कम करेगा वो, ठीक है, तभी तो वो कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा, क्योंकि अगर जब तक स्पीड रहेगी उसके पास तब तक कहाँ से रुक सकता है। तो इस स्पीड को जीरो करना है, तो इस स्पीड को अगर जीरो करना है तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाना होगा। अच्छा, अब टेंजेंट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो वो क्या होगा, 80, ठीक है ना। और ये जिस कांस्टेंट रेट से ब्रेक लगाया है उसकी वैल्यू दी हुई है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो आपको बताना है कि जो भी नेट एक्सेलरेशन होगा अब साइक्लिस्ट का इस पॉइंट पे वो क्या होगा, ठीक। और उस नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी बताना है, ठीक। चलो फाइंड करते हैं। देखो अच्छे से समझना, 80 की वैल्यू तो हमको गिवन हो गई, कितनी है बताना, 0.5 मतलब कितना हो गया, 5/10, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 80 हमको पता चल गया। 80 की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगा के इस स्पीड को कम करना है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, तो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए कौन सी एक्सेलरेशन चाहिए थी, रेडियल एक्सेलरेशन। तो AR भी हमारा लगेगा, क्योंकि AR नहीं होगा तो कभी सर्कुलर मोशन में घूम ही नहीं सकता है, ठीक है। तो AR की वैल्यू कितनी होगी, V²/R। तो यहाँ पे स्पीड दी हुई है, देखो ए पे इसकी स्पीड दी हुई है ये 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 18 × 5/18, ये कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका V², मतलब 5 स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा आपका 25√2। तो ये 25/25√2, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आया 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखो अब ये एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन है, तो नेट एक्सेलरेशन किधर आएगा, इधर आएगा, बता चुका हूँ सब। तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, √1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया जरा बताना, तो ये हो गया आपका 1/2 प्लस 1/4, तो ये आपका आ जाएगा √3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर नेट एक्सेलरेशन का। और ये नेट एक्सेलरेशन अगर मैं बोलूँ कि बताओ इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, किसके साथ, इसके साथ, या फिर मैं बोलूँ कि इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, तो चलो मैं इसके साथ एंगल फाइंड करता हूँ। 80 के साथ नेट एक्सेलरेशन कितना एंगल बना रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, इस AR को आप पहले शिफ्ट कर दो यहाँ पर और tan थीटा का फॉर्मूला लगाओ। तो tan थीटा इज इक्वल टू AR/80। तो AR कितना दिया है, 1/√2, ठीक है। और ये कितना दिया है, 80 दिया है 1/2, तो ये कितना हो गया 2/√2 इज इक्वल टू √2, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। मतलब कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल के साथ कितना एंगल बना रहा है, इतना बना रहा है, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा क्वेश्चन नीट में, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, इस बात को अब समझ लो, ठीक है ना। जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट्स में बता दिया आपको सब कुछ, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये 2 क्वेश्चन, इस 2 क्वेश्चन में मैंने सब कुछ कवर कर दिया, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। देखो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना, ये सूडो फोर्स का दूसरा नाम है। सूडो फोर्स को सर्कुलर मोशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम पढ़ते हैं। इट नेवर एक्ट्स ऑन द बॉडी, याद रखना। क्यों, क्योंकि सूडो फोर्स मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था कि ये इमेजिनरी फोर्स है, तो सूडो फोर्स का ही नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन में, तो ये भी इमेजिनरी फोर्स है। तो भाई अगर इमेजिनरी फोर्स है तो बॉडी पे कैसे एक्ट करेगा, तो इस पॉइंट को याद रखना, इट नेवर एक्ट्स ऑन द बॉडी। बहुत बच्चे को तो ये भी नहीं पता है, तो बहुत बच्चे से मैं बोलता हूँ कि बताओ भाई कि अगर एक बॉडी है सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसकी बाहर जाने की टेंडेंसी क्यों होती है, तो बोलते हैं कि बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, इसलिए सर वो बाहर की तरफ भागना चाहता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से समझो। देखो एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है ना, तो उस बॉडी की यहाँ पे मान लो A पर है वो, तो बाहर जाने की टेंडेंसी क्यों होती है, मतलब बाहर फेंकाने की टेंडेंसी क्यों होती है। देखो किसी भी बॉडी को ऐसे घुमाना तुम, ठीक है ना, ऐसे घुमाना तुम, तो यहाँ पे कुछ बांध देना, तुम देखना कि ये वाला जो पॉइंट है ना वो बाहर की ओर भागना चाहता है, यहाँ पे कुछ बॉल बांध देना, ठीक है। तो जैसे मैं स्ट्रिंग को छोड़ूंगा ना वो आउटवर्ड की तरफ भागेगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है, बाहर जाने की टेंडेंसी क्यों होती है, तो बोलते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे लगता है बॉडी पे तो वो बाहर जाता है। गलत,
भाई जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी पे लगता ही नहीं है तो ये कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इसके बाहर ले जाने के लिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। देखो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, अच्छे से समझाता हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को भूल जाओ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी पे लगता है और वो बाहर की ओर लगता है और बॉडी को बाहर फेंकता है। नहीं, गलत है ये, समझना। ठीक है, अब मैं क्या समझा रहा हूँ। देखो किसी भी चीज़ को देखने का दो तरीका होता है, एक ग्राउंड पे देखो खड़ा होकर और एक इसी मोशन पे बैठ जाओ। ठीक है, मैं सर्कुलर मोशन पे ही बैठ जाओ। अगर मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मान लो कोई पार्टिकल पहले सीधा जा रहा होता, ठीक, v स्पीड से, और अचानक से यहाँ पे सर्कुलर टर्न आ गया, ठीक, तो देखो अगर कोई बॉडी सीधी जा रही होती है ना तो ये एक इनर्शिया गेन कर लेती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, वो चाहती है कि मैं डायरेक्शन चेंज ना करूं, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अगर कोई बॉडी देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है और फिर तुरंत अगर सर्कुलर कर्व ले तो अब इसकी स्पीड ऐसे हो गई, ठीक है, लेकिन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो क्या चाहता था कि सीधा जाए, अपना डायरेक्शन ना चेंज करे, ऐसे जाए। ठीक, तो उसकी इनर्शिया क्या करती है ना कि अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहती है, तो रेजिस्ट करना चाहती है। तो देखो, तो ये सर्कुलर पाथ में ऐसे आया तो दोबारा उसको स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए इनर्शिया को उसको इस साइड ढकेलना होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में ढकेलना होगा। ये इनर्शिया की वजह से आपको फील होता है। क्यों? क्योंकि आप पहले सीधा जा रहे थे तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि भाई तुमको सीधा ही मूव करना है, लेकिन आपने क्या किया, जबरदस्ती एक सर्कुलर पार्क में आपने मूव करना शुरू कर दिया। तो इनर्शिया क्या बोलता है कि मैं तुमको उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करवाऊंगा, क्योंकि इनर्शिया का मतलब ही होता है टेंडेंसी, अपने डायरेक्शन को बदलना नहीं चाहता। तो पहले आप स्ट्रेट लाइन में थे, इधर जाने लगे जबरदस्ती, तो इनर्शिया क्या बोलेगा, मैं तुमको ढकेल के बाहर लाऊंगा, इसी में लाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाना है तो ढकेल के बाहर लाना पड़ेगा। देखो लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से आपको फील होता है कि आप बाहर की ओर फेंका रहे हो। ठीक है, नहीं तो इसको एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका होता है। ठीक है, आप इसी पे बैठ जाओ, इस सर्कुलर मोशन पे ही बैठ जाओ। तो देखो जैसे ही आप सर्कुलर मोशन पे बैठे ना तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो एक एक्सेलरेशन होता है अंदर की ओर, AR, ये आपको पता है। तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गए हो। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गए हो तो आप एक सूडो फोर्स भी लगाओगे। तो मैं आपसे अगर बोलूँ कि अगर ये बॉडी है और मान लो ये स्ट्रिंग से ये बांधी होती, ठीक, ये स्ट्रिंग से बांधी होती, तो देखो इस पे एक अंदर की ओर टेंशन लगता है T। ठीक है, बोलता है ये T लग रहा है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है, और क्योंकि अब यहाँ पे तुम बैठ गए हो, इस सर्किल पे ही बैठ गए हो, ठीक है, तो इस सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए जो एक्सेलरेशन था AR था, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, तो आप क्या बोलोगे कि बताओ कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, अंदर की ओर है, कितना है, AR है। ठीक है, या फिर इसको अभी बोल लो A बोल लो। ठीक है, तो अब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ, तो क्या इस बॉडी पे और कोई फोर्स लगाऊंगा क्या, और कोई फोर्स लगाऊंगा क्या? हाँ लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ और सर ने मुझे क्या बताया था कि अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ तो मुझे एक सूडो फोर्स लगाना होगा, और उसी सूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कितना लगाऊंगा कि इस देखो कि मैं जिस पर बैठा हूँ वो उसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में। जिस बॉडी पे लगाना है उसका मास m और इस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, और जिस डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, तो ये आपका सूडो फोर्स का डायरेक्शन हो गया। यही तो होता था सूडो फोर्स। तो देखो ग्राउंड से ये चीज़ सोच पाना थोड़ा बुद्धिमानी के काम होती है। ठीक है ना, तो ये नहीं सोच पाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ जाते हैं और तब एक्सप्लेन करते हैं कि बाहर क्यों जाना चाहता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे क्या बोलूँ कि अब बताओ कि बाहर क्यों जाना चाहता है, तो आप बोलोगे देखो ये MA फोर्स बाहर लग रहा है, तो ये इसको बाहर फेंक रहा होगा। यही सूडो फोर्स होता है, और इसी सूडो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में तुम बैठते हो तो एक इमेजिनरी फोर्स एज्यूम करते हो, ठीक है ना, मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में बाहर की ओर जाने की इसकी टेंडेंसी क्यों होगी। उस सूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैं पूछूं कि इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी? नो, नेवर। ठीक है, सो इसकी नीड क्यों पड़ी? तो इसकी नीड पड़ी आपकी एक सूडो फोर्स थी। ठीक है, तो सूडो फोर्स की नीड क्यों होती है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग मोशन को एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए बस होती है। समझे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स दोनों सेम चीज़ें होती हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एप्लीकेशन कब आता है। ठीक है, होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलो चलो हम लोग लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर्कुलर मोशन पे। ठीक है, और इसको अच्छे से समझना, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन
ऑफ रेडियस 1 मीटर, इट्स स्पीड इज v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, what will be magnitude of its acceleration at t is equal to 1 सेकेंड। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में देखना कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो देखो सर ने क्या बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो स्पीड यहाँ पे टी टाइम है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। अगर मैं टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछूं तो 2 मीटर पर सेकंड आएगा, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछूं तो 2 स्क्वायर इंटू 2 8 मीटर पर सेकंड आएगा। स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंजेस, इसका मतलब ये कैसा सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, ये पहचान दिए हम लोग। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, तो सर ने क्या बताया था, सर ने बताया था कि उसके पास दो टाइप के एक्सेलरेशन होती हैं। ठीक है, एक होता है AT और एक होता है AR। ठीक है ना, और इसका जो भी मैग्नीट्यूड होता है, जो कि होता है √AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, ठीक है ना, वही होता है एक्सेलरेशन। तो आपसे क्या पूछा था, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सीलरेशन। तो अगर मैं बोला था आपको कि सिर्फ एक्सीलरेशन पूछे तो समझ जाना वो टोटल एक्सेलरेशन की ही बात हो रही है। देखो पिछले स्लाइड में बताया था, 2 या 3 स्लाइड पहले बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले पहचानना कि उसमें कितने टाइप के एक्सेलरेशन लग रहे हैं। वो कैसे पहचानोगे, सबसे पहले ये पहचानना कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो हम लोग पहचान लिए कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एक्सेलरेशन लग रहे होंगे, AT और AR। ठीक है, चलो, तो इस डायरेक्शन में आपकी स्पीड होती है, वही तो वेरी कर रही है, v इक्वल टू 2t स्क्वायर। जैसे अगर मैं dv/dt लिख दूँ तो ये कितना आ जाएगा, 4t आ जाएगा। ठीक, यही क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। और ये स्पीड इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इस डायरेक्शन में लगने वाला एक्सेलरेशन AT है, ये तो यही AT कहलाएगा। तो AT इज इक्वल टू 4t हो गया। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड AT कितना हो जाएगा, क्योंकि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में पूछा है, 4 इंटू 1, तो ये हुआ आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा था, तो सर्कुलर मोशन का रिक्वायरमेंट क्या होता है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। तो AR कितना हो जाएगा, AR की वैल्यू होती है v स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो v यहाँ पे इस स्टैंड पे कितना है, 2t स्क्वायर है। ठीक है, 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई R। ठीक है, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ t इज इक्वल टू 1 रख दो, तो ये होगा t इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये 2 स्क्वायर आ जाएगा, और बाई R कितना दिया था, 1 दिया था, 1 मीटर। तो ये आपको कितना हो गया, 4। तो ये आपका हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो अगर आप नेट एक्सेलरेशन पूछो तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, √AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, दोनों देखो यहाँ पे सेम आया, तो ये आपका कितना आ गया, 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे। चलो अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं सर्कुलर टर्निंग के बारे में, सर्कुलर टर्निंग के बारे में। ठीक है, इस पे आप बस फॉर्मूला याद रखना, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आते हैं, तो डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखो बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या कहलाती है, पहले इतना समझ लेना। बैंकिंग ऑफ रोड्स, देखो जो रोड्स हॉरिजॉन्टल होती हैं ना ऐसे, और यहाँ पे फ्रिक्शन है मान लो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी बॉडी ऐसे मान लो कोई कार है सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो एक नेट एक्सेलरेशन होना चाहिए। ठीक है, इस डायरेक्शन में, तभी वो सर्कुलर मोशन कर रही है, नहीं तो बाहर की ओर फेंका जाएगी। ठीक है, तो जब वो सर्कुलर पाथ हॉरिजॉन्टल होता है ना, सिर्फ ऐसा होता है, ठीक है, तो इसकी बाहर जाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो इस व्हीकल के सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है कि ये जो रोड है ना, इसको थोड़ा सा देखो, इसको थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे उठा दिया जाता है, ऐसे किसी एंगल पे। ठीक है, ताकि अब ये व्हीकल ऐसे मूव करे, और यहाँ पे जो आता है ना नेट एक्सेलरेशन अंदर की ओर, वो सफिशियंट होता है व्हीकल के सेफ्टी के लिए। मतलब इस रोड को थोड़ा सा उठा देना एंगल पे, ठीक है, किसी एंगल पे उठा देना, बैंकिंग ऑफ रोड कहलाता है। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्यों किया जाता है, ताकि सेंटर की ओर व्हीकल को सफिशियंट एक्सेलरेशन मिले।
ठीक है ना, ताकि वो सर्कुलर मोशन में मूव कर सके। ठीक है, चलो। तो अगर ये एंगल, ये देखो बी है, ठीक है ना, ये अगर बी है और ये आपका एच है, मतलब किस हाइट तक, ठीक है ना, इसको आप उठाए हो, किस एंगल पे उठाए हो तो थीटा है, ठीक है ना, और किस हाइट तक इस रोड को उठा दिए हो, मतलब रोड पहले ऐसे था, अब इस हाइट पे इसको आके उठा दिए आप, ठीक है ना। ये रोड आपका ऐसे था, देखो यहाँ पे, और इसको ऐसे उठा दी, ऐसे करके उठा दिया, उसी को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, इसका 2 फॉर्मूला है, ठीक है ना, दोनों फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लेना। वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर इंटू जी tan थीटा माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू tan थीटा। ठीक, एक होता है वी मैक्स, ये दोनों है क्या, मैं सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, बस फॉर्मूला याद करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। आर जी tan थीटा प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक, चलो, एक व्हीकल है, ठीक है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, और फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन लग रहा है, और बैंकिंग भी हुई है। बैंकिंग मतलब क्या, इस रोड को, ये जो रोड है, ठीक है ना, उसको उठा दिया है, ठीक है ना, उसको उठा दिया है। चलो, जिस सर्किल में ये व्हीकल मूव कर रहा है उसका रेडियस आर है, वही आर यहाँ पे आ रहा है, रेडियस ऑफ ट्रैक। म्यू क्या है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको पता है, और ये थीटा क्या है, ये थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग है, कितने एंगल पे बैंक किया गया है, कितने एंगल पे उसको उठा दिया गया है। ठीक है, तो वो मैक्सिमम स्पीड बताओ व्हीकल की, मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल, जिससे कि वो ये सर्कुलर टर्न सेफली ले सकता है। अगर ये पूछा जाए आपसे तो ये आप फॉर्मूला लगा देना, वो मिनिमम स्पीड बताओ व्हीकल की जिससे कि वो सेफ टर्न ले सकता है, तो ये आप फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। मैक्सिमम स्पीड बोलेगा, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल सो दैट इट कैन टेक अ सेफ टर्न। ठीक है ना, और सब कुछ दिया होगा, रेडियस ऑफ ट्रैक दिया होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक बार तो नीट में डायरेक्ट पूछा हुआ 2016 या 17 में शायद। ठीक है ना, कि बताओ कि रेडियस ऑफ ट्रैक ये है, थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो बताओ मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो ये आपको टिक मार देना था। ठीक है, चलो, तो इस पे आप क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं लिया हूँ। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ये मत सोचना कुछ हाई फाई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड at which a car can turn around a curve of radius 30 meter on a leveled road if mu is equal to 0.4 और g की वैल्यू लेना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ कार कैन टर्न अराउंड अ कर्व। तो सर ने बताया था कि ऐसा कुछ पूछेगा तो वो वाला फॉर्मूला आप याद कर लेना, मैक्सिमम स्पीड वाला फॉर्मूला। तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस म्यू। ठीक है, और ये कितना हुआ, 1 माइनस म्यू टैन थीटा। ये हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये फाइंड करना है वी मैक्स। ठीक है, अराउंड द कर्व ऑफ रेडियस 30 मीटर, आर की वैल्यू 30 मीटर दी है और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है, ऑन अ लेवल्ड रोड। लेवल्ड रोड मतलब नो बैंकिंग। लेवल रोड मतलब क्या, अगर ऐसा आपका रोड है तो इसका सबका लेवल सेम रहे। ठीक है ना, तो बैंकिंग का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे थोड़ा सा उठा देना। ठीक है ना, तो लेवल रोड का मतलब नो बैंकिंग। नो बैंकिंग का मतलब क्या, कि ये जो एंगल ऑफ बैंकिंग था वो सारे जगह सेम हो। तो ये वाला जो लाइन है इसको यहाँ पे बैठा दो। ठीक है, तो थीटा एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब अगर थीटा 0 होगा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट इसी पे कॉन्साइड कर जाएगा। तो देखो ये लेवल रोड आ गया। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 डिग्री रख दो। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखोगे ना तो वी मैक्स की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, आप निकाल के देखना, वो आ जाएगी अंडर रूट म्यू इंटू आर इंटू जी।
ठीक है ना। तो यहाँ से वी मैक्स इज इक्वल टू म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, म्यू की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 0.4 इंटू रेडियस, रेडियस 30 दिया हुआ है आपको, ठीक है, इंटू जी 10, मतलब कि 300 इंटू 4/10, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हुआ अंडर रूट 120 इज इक्वल टू लगभग आएगा ये 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है आंसर। देखो तो ऐसे सॉल्व करेंगे। लेवल रोड का मतलब क्या होता है, नो बैंकिंग, याद रखना आप, ठीक है ना। नो बैंकिंग करोगे तो थीटा इज इक्वल 0 डिग्री होगा, क्योंकि तो एंगल ऑफ बैंकिंग होता था। नो बैंकिंग मतलब क्या कि थीटा को आप कुछ दिए ही नहीं, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। थीटा इस फॉर्मूले में 0 रख के देखना, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये जो फॉर्मूला है ना इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट म्यू आर जी में, बस आप आंसर निकाल लिए, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन इसी पे, फॉर अ व्हीकल, ठीक है, जो कि आपका मान लो 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, इफ रेडियस ऑफ द कर्व इज 0.1 किलोमीटर, व्हाट इज द करेक्ट एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। जी की वैल्यू लेना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। कैसे पता चला वो मैं बताता हूँ, देखो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। फॉर अ व्हीकल जो कि इस स्पीड से मूव कर रहा है, अगर जिस कर्व में मूव कर रहा है उसका रेडियस इतना है, तो बताओ एंगल ऑफ बैंकिंग कितनी होगी। तो कहीं भी फ्रिक्शन का जिक्र हुआ ही नहीं, म्यू दिया ही नहीं हुआ है, तो नो फ्रिक्शन, ठीक है। चलो क्या होगा आपका, नो फ्रिक्शन होगा। देखो अब हमको एक ही फॉर्मूला पता था, ठीक है ना। अगर व्हीकल कभी भी कर्व में मूव कर रहा है और एंगल ऑफ बैंकिंग की बात हो गई आपकी, ठीक है ना, या फिर कितने मैक्सिमम स्पीड से मूव करेगा, ऐसा कुछ पूछा है, तो सर ने बताया था कि वी मैक्स का फॉर्मूला लगा देना, यही सबसे ज़्यादा यूज होगा। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू, ठीक है, 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, नो फिक्सन, तो म्यू की वैल्यू 0 हो गई, तो वी मैक्स कितना आ जाएगा जरा बताना, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है, देखो बाई कितना हो गया, म्यू 0 हो गया तो ये 1 हो गया। इम्प्लाइज दैट, इस वी मैक्स को थोड़ी देर के लिए वी ले लो, ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जरा बताना, तो आर जी टेन थीटा, इम्प्लाइज दैट टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, वी स्क्वायर बाई आर जी। थीटा क्या था, एंगल ऑफ बैंकिंग था, यही तो हमको निकालना है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्व हमको दिया हुआ है, कितना दिया था, 0.1 किलोमीटर, ठीक है। और v आपको दिया था स्पीड कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस 60 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज कर लो मीटर पर सेकेंड, तो ये आपको कितना आ जाएगा, 50/3, हाँ 50/3, इसको करना 50/3 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। रेडियस जो होगा वो 0.1 किलोमीटर था, मतलब कि 100 मीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना मतलब थीटा निकालना, तो tan थीटा इज इक्वल टू, सारी वैल्यू रख तो यहाँ पे, तो 50/3 का होल स्क्वायर बाई 100 इंटू 10, ये आ गया 5/18, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बाई 5/18। तो ये आपका मिल गया करेक्ट एंगल ऑफ बैंकिंग, दैट इज tan इनवर्स इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/18, समझे। तो देखो बैंकिंग ऑफ रोड्स पे ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर एंगल ऑफ बैंकिंग ना दी हुई तो थीटा 0 रख देना, ठीक है। अगर फ्रिक्शन ना दिया हो तो म्यू 0 रख देना, ये मास्टर फॉर्मूला है। अगर दोनों गिवन हो तो मैक्सिमम स्पीड इतनी पॉसिबल है, ठीक है। तो देख लेना कि क्वेश्चन में क्या नहीं गिवन है और अपने हिसाब से म्यू 0 रख के फॉर्मूला निकाल लेना। थीटा नहीं दिया, थीटा 0 डिग्री दिया हो, मतलब कि लेवल रोड हो, तो थीटा 0 रख देना, वहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग 0 हुई तो वहाँ से फॉर्मूला निकाल लेना, जो पिछले स्लाइड में मैं किया, ठीक है। तो देखो जितनी भी लाइंस मैंने बोली है पूरे लेक्चर में उसको बार बार सुनना, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन को बहुत अच्छे से कवर किए हैं, ठीक है। सब कुछ दोबारा से पढ़ना और दोबारा देखना, इस लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार देखोगे तभी ज़्यादा यूजफुल होगा, और मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जितने टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते थे नेट में मैंने सारे कुछ कवर कर लिए और सारे कॉन्सेप्ट कवर किया है, ठीक है। अब आपका काम ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है, और खूब प्रैक्टिस करो, और कोई सजेशन देना हो तो कमेंट में करके बताओ,
मैं मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा और ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो अपने आप पे भरोसा रखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो और इस बार बस फोड़ देंगे। ठीक है, गुड लक गाइस, खूब मेहनत करो आप लोग। ठीक है, हम लोग हमेशा हैं आपके लिए। ठीक है ना, बस थोड़ा विश्वास दिखाओ, अधिक से अधिक शेयर करो इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो, ताकि सबको मदद मिले और बाकी सब लोगों की भी फिर थोड़ी हेल्प हो जाए। आपकी तो हो ही रही है। ठीक है, फिर कोई एडिशनल एडवाइस, एडिशनल सजेशन देना हो तो आप कमेंट में करके बताएं, ज़रूर ही हम उन सबको अपने वीडियोस में इम्प्लीमेंट करेंगे अगर वो जेन्युइन लगी तो। ठीक है, फिर अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। खूब मेहनत करो, खूब क्वेश्चन बनाओ, कोई भी डाउट आओ तो ज़रूर पूछो। ठीक है, मैं मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा और पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करो। नॉलेज शेयरिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। चलो फिर मिलते हैं, होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंस से सुना। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।